लेते हैं, रॉड से रिलेटेड है वो। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। क्लियर ना? चलिए हेडिंग दीजिए, सेंटर ऑफ फाइंड्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। क्या बोलेगी? एक मिनट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। इसका क्या मतलब बता रहे थे? सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। मतलब यहां पर जो है इसका लेंथ दिया हुआ है L, मास नहीं दिया रहेगा। सेंटर ऑफ मास मास से डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आता है? मास पर डिपेंड करता है क्या? डिपेंड तो करता है, लेकिन उसके टर्म में नहीं आता। क्लियर ना? मतलब मास के टर्म में आंसर नहीं आता, वो कट जाता है वो। क्लियर ना? तो यहाँ पर जो है अगर L लेंथ लें, ये वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर ज्यादा मास हो, इधर कम मास का डेंसिटी। जैसे ये रॉड जो है दो मटेरियल से मिलकर बन जाए, एक जो है लकड़ी से और दूसरा लोहे से। अगर लकड़ी और लोहे का दो से रॉड बन गया तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों सेम डेंसिटी नहीं रखेंगे, तो फिर वहां पे फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, कुछ और वैलिड होगा। उसको बाद में देखा जाएगा। अभी क्या है? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मास बराबर फैला हुआ है। तो यही असाइनमेंट बताइए क्या होगा। गधे 10 कम कितना आंधी L/2 कहाँ से आया? प्रोसेस वही तो पूछना है, पूछ रहे हैं। एक बार पहले बार हम सॉल्व कर देते हैं इसको। क्लियर ना? अच्छा, इंटीग्रेशन क्यों करेंगे ये भी तो कुछ होता है ना। लेकिन इंटीग्रेशन दिमाग में कब आना चाहिए? जब पॉइंट मास ना दिया हो। दिमाग में डाल लीजिए, इंटीग्रेशन कब आना चाहिए दिमाग में? जब पॉइंट मास ना देकर के किसी लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में मास फैला हो। तो ये किसमें फैला हुआ है? लेंथ में। तो यहाँ पर जो है क्या बोले थे? ये एक और प्रोसेस देख लीजिए, एक और प्रोसेस देख लीजिए, फिर आगे नोट कर लीजिएगा। देखिए, अपने मन से कहीं पर x एक्सिस मान लेते हैं, क्योंकि ये एक ही एक्सिस में आ जाएगा। इधर ही हम लोग x एक्सिस मान लेते हैं, और यहीं पर जो है हम ओरिजिन मान लेते हैं किसी एक एंड पर। एक एंड पर जो है हम ओरिजिन मान लेते हैं। क्या बोले थे कि ओरिजिन से इस मास सिस्टम में किसी जनरल पॉइंट पर जाकर के dm मास लेंगे और ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यही तो वहां पे दिया dm मास जो है वो r पोजीशन पर है, तो यहाँ पे dm मास ये चूंकि x एक्सिस है तो x पोजीशन पर हो गया। लिखेंगे कैसे इसको? तो फार्मूला यही है, dm इनटू dm कहाँ है? dm कहाँ है? x पर है। इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का मास तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा करते हैं, m मान लेते हैं। नहीं अगर है तो जो कि आंसर तो उससे इंडिपेंडेंट आएगा, तो m मान लेते हैं। अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इस पूरे का, और यही एक्सियम है। इसका वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं m, माने हुए m दिया नहीं है क्वेश्चन में। क्लियर ना? हमेशा दिया रहेगा। क्या हुआ? क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा। क्या क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? सर जिसको m माने हुए हैं, जब मान ही ले क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा? मतलब क्वेश्चन से एग्जाम में dm का वैल्यू दिया रहेगा। dm का वैल्यू कैसे दिया रहेगा? वो क्वेश्चन ये है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ L। बस यही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही क्वेश्चन टोटल कंप्लीट है। अब इसी से सोचिए क्या क्या दिया हुआ है, बस क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए उसी को। तो इस क्वेश्चन में ना अदर क्वेश्चन में हो सकता है कि हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? अब देखिए इधर इसको ध्यान दें, यहाँ तक एक्सप्रेशन क्लियर है?
अब बताइए यहाँ पर जो है मतलब ये आ गया m। अब जो भी सोचना है ये सी वाला सोचना है। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? dm खुद अपने आप में एक अलग वेरिएबल, x अपने आप में एक दूसरा वेरिएबल। इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब दिमाग दौड़ाइए, या तो x के जगह m को एंट्री कराइए या dm के जगह x का एंट्री कराइए। जैसे dm के जगह x का एंट्री होगा तो इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा, या x के जगह dm मतलब मास का एंट्री होगा तभी इंटीग्रेशन एक वेरिएबल का करने लायक हो जाएगा। कौन सा आसान है? dm को हटाना आसान है या x को? dm को हटाना आसान है। देख कैसे, मतलब यहाँ पर dm का वैल्यू आएगा कितना? बताइए l लेंथ में कितना मास? m। एक लेंथ में कितना मास? तो अच्छा बताइए यहाँ पर ये dm मास किस में कहां से कहां तक में है? तो बोलेंगे यहां से यहां तक में है। तो जो dm छोटा मास है तो जो लेंथ आएगा वो भी तो dx मास लेंथ आएगा, dx छोटा लेंथ आएगा। तो आ जाएगा dx लेंथ में कितना मास? तो m/l × dx। अब देखिए यहाँ पर dx में ये जो मास आया है यही तो dm है, यही तो dm है। तो m/l × dx, ठीक है। और एक x तो पहले से ही था, ये आ गया। अब देखिए जिसको जिसके टर्म में लाना चाह रहे थे, जैसे अगर इंटीग्रेशन करना था तो या तो x ही दिखे सब में या तो dm ही दिखे। तो यहाँ पर क्या 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 दिख रहा है? यहाँ पर dx और x दिख रहा है। m तो m जो माने थे कैंसिल हो गया, क्लियर ना। अब बताइए इंटीग्रेशन करने लायक हो गया कि नहीं? इंटीग्रेशन करने लायक हो गया अभी, एक फंक्शन में आ गया तो आ गया 1/l। अच्छा dx x क्या देगा? x²/2। इसका इंटीग्रेशन क्या देगा? x²/2। लिमिट ये dm मास कहां से मिलना स्टार्ट किया था और कहां तक मिलेगा? कंडीशन लिमिटेशन बताइए। 0 से अब तक। ये dm मास कहां से मिलना शुरू किया था और कहां तक मिलेगा? तो बोलेंगे यहां से मिलना शुरू किया था वो dm यहां तक मिलेगा। मतलब 0 से मिलना शुरू किया था, लिमिटेशन 0, x 0 से लेकर के x l तक, क्या जाएगा 0 से l तक, ये जाएगा 1/l l²/2। अब सॉल्व कर लीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 जाएगा, l से l कैंसिल, l/2 कहाँ मिलेगा? बीच में उसके मिड पॉइंट पर, जो हम इसके पहले याद भी करवा रहे थे कि रॉड का सेंटर मास बीच में मिलता है। वो यहाँ से भी इंटीग्रेशन से सॉल्व करने से आ गया। ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो याद करना है, जो आता है वो बता रहे थे, इसको नोट कर लीजिए, लेकिन हैंडल ऐसे ही करना होगा। नोट करिए, फिर जो क्वेश्चन है उसको करा देते हैं किस टाइम का है। सर dm m/l dx के बराबर करते हैं। क्या था? dm = m/l × dx कैसे सर? हम बोले ये जो dm छोटा सा मास है वो कितने लेंथ में होगा? dx लेंथ में होगा। x आगे आकर के dx लेंथ ले लिया, तो dx लेंथ छोटा सा डिस्टेंस है, तो छोटे से डिस्टेंस में छोटा ही मास आएगा। ये लेने का देखिए ऐसे होता है, देखिए ऐसे, इधर देखिए, इधर जो इस dm का ये वाला पॉइंट है ये x होता है, ये x, और ये वाला पॉइंट होता है x + dx, ओरिजिन से x + dx। तो अभी x से x + dx, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इसमें से जो हटाएंगे तो वही dx आएगा। मतलब इस तरीके से लेते हैं।
H. If length of rod is L, find center of mass from one end. Solve करिए. देख फंक्शन देखिए, लैम्डा क्या है? लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं था, अब भूल जाइए आज के बाद, क्यों लीनियर फॉर्मूला नहीं होता है. डेंसिटी भी 3 टाइप का होता है: लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी. तो जो वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है. सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय एरिया. और लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास बाय लेंथ. क्योंकि इसका ज़्यादा यूज पढ़ने वाला है 12th में, 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में, जब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे. तो जैसा चार्ज है वैसे यहाँ पर या फिर पढ़ेगा इस ग्रेविटेशन पढ़ेगा. ग्रेविटेशन में भी आएगा ये चीज़. देखिए कितने टाइप का डेंसिटी होता है? लीनियर मास डेंसिटी. अच्छा, ये क्या है? यही डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी. क्लियर ना? तो ये तो हम लोग निकाल लिए थे दिए गए डाटा से, लेकिन ये न दे करके, मतलब मास और लेंथ न दे करके, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली है. यूनिफॉर्मली तो है नहीं कि डायरेक्ट हम m/l करके लैम्डा निकाल लेंगे. इसीलिए यहाँ पर टोटल मास टोटल लेंथ न दे करके वो डायरेक्ट डेंसिटी दे दिया है, लीनियर वाला. तो लीनियर मास डेंसिटी इक्वल टू होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय लेंथ. और एक होता है सरफेस मास डेंसिटी, ये होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये होता है मास बाय वॉल्यूम. जो हम लोग अभी तक याद करते आए थे वो मास बाय वॉल्यूम को याद करते आए थे. क्लियर ना? ये तीनों टाइप लिख लीजिए, ये वैसे आगे भी यूज पड़ेगा. थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी, ये तीनों है.
लैम्डा इंटू इज इक्वल टू के एक्स। अब इधर से तो अब सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो इधर देखिए, अच्छा देखिए अगर यहाँ से डीएम मास निकाल रहे हैं उतने ही लेंथ से जितना यहाँ से डीएम मास निकाल रहे हैं उतने ही लेंथ से, तो किसका मास ज्यादा मिलेगा, कहाँ पर मास ज्यादा मिलेगा? दोनों से डीएम का दोनों के बराबर है। हाँ, यहाँ dx है, x पर dx है, और यहाँ पर मान लेते हैं जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये भी है, तो dx लेंथ यहाँ से जो मास निकाले हैं और dx लेंथ से जो मास निकाले हैं, ये मास ज्यादा होगा, ये मास ज्यादा होगा। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहाँ पर मास, यहाँ से अगर मास निकालेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला, लगभग जीरो मास आएगा। कैसे पता? क्योंकि यहाँ का डेंसिटी लगभग जीरो है। कैसे पता? x का वैल्यू यहाँ पर जीरो है। कैसे पता? क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। x जो है जब जीरो रखेंगे तो जीरो के आगे क्या मिलेगा? 0.0001 मिलेगा, मतलब थोड़ा सा वैल्यू मिलेगा। देखा डेंसिटी लगभग जीरो है यहाँ पे डेंसिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे x बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से अगर dx से मास निकालें, इस dx से मास निकालें तो यहाँ के dx के मास का वैल्यू ज्यादा होगा। ये एलिमेंट्री लेवल पे हम सोचवा रहे हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से मास ज्यादा निकलेगा। ठीक, वो अलग बात है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्या पूछ रहा है? सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला क्या होता है जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो होता है dm x का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई। अभी यहाँ पर मास को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से dm से dm तो कैंसिल नहीं होगा ना, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसका ऑपरेशन अलग है और इसका ऑपरेशन अलग है, दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर ना? ठीक है, तो इसको अलग कैलकुलेट करिए, इसको अलग कैलकुलेट करिए। तो बताइए यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता था कि केवल वो पूछता टोटल मास बताइए, मजाक में टोटल मास पूछ लेगा रॉड का, यही आंसर है। डीएम का इंटीग्रेशन, मतलब डीएम का इंटीग्रेशन कितना आएगा? डीएम का इंटीग्रेशन, डीएम कितना है? तो देखिए डीएम आएगा कैसे? ये आएगा मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर ना? डेंसिटी इनटू लेंथ इक्वल टू मास। तो ये किसमें फैला हुआ है? लीनियर में। तो फार्मूला होगा लैम्डा इनटू लैम्डा डेंसिटी हो गया। अब कितने लेंथ में चाहिए? dx लेंथ में, dx लेंथ में इसमें चाहिए dm मास। dm मास इसी में ना है, dm मास इसी में ना है। तो dm का लेंथ कितना है यहाँ पर? dx है। क्लियर ना? dm का लेंथ कितना है? dx। क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू dx का इंटीग्रेशन। अच्छा, जो dx है उसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ, मतलब लैम्डा रखिए, लैम्डा कितना आ रहा है? लैम्डा लैम्डा kx इनटू dx। वेरिएबल कौन है यहाँ पर? वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है। तो इतना सोचने नहीं, क्या वही तो वेरिएबल है भाई। तो जो x वेरिएबल है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा? जीरो से लेकर के l तक। आ गया टोटल मास, टोटल मास आ गया, टोटल मास आ गया k l²/2, यही टोटल मास है। इसको यहां पढ़ देंगे, k l²/2 जो टोटल मास आया है उसको यहां पर देंगे डीएम इंटीग्रेशन में। इसका अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना आया था? डीएम तो नहीं बदलेगा, डीएम तो नहीं बदलने वाला, डीएम यही है, डीएम वही है, लैम्डा इनटू डीएक्स इनटू एक्स। अरे यही तो डीएम है, तो डीएम इनटू एक्स डिवाइडेड बाय, बाद में रखा जाएगा, इसको रख देते हैं एन कैपिटल, वही जो माने हैं। अच्छा, लैम्डा कितना है? लैम्डा कितना है? kx dx x 0 से l डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 लिमिट 0 से
एल इंटू के डिवाइडेड बाई एम। एक बार और हम रख देते हैं, अब लास्ट में जो है उसको रख दिया जाए, कट पिट करके कुछ न कुछ आंसर आएगा। क्लियर ना? देखिए इसको क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल क्यूब बाई 3 इंटू के डिवाइडेड बाई के एल स्क्वायर बाई 2। तो इससे ये गया, इससे ये गया, ये आ गया एल बाई 6। के पर भी डिपेंड नहीं किया, वो उसके नेचर पर डिपेंड किया। ये लीनियर देखिए, x के पावर क्या है 1, उसका डेंसिटी उस लीनियरली वेरी कर रहा है। डेंसिटी वर्सेस x का ग्राफ खींचे तो ऐसा ग्राफ है। तो स्पेशल इसके लिए ऐसा मतलब मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं के से भी इंडिपेंडेंट हो गया लीनियर केस में। अब देखिए l by 6 आ रहा है, नोट कर लीजिए। जहाँ पूछना दोबारा पूछ सकते हैं, जहाँ वो नहीं समझ में आया। क्या हुआ? सॉल्यूशन 12/3 होगा ना? तो कोई बोला था कि 6 हो जाएगा। भाई साहब गलती, हम रटे थोड़ी ना है, अब हमको भी अब 6 नहीं आया, 12/3 आया। कौन 6 बोला था भाई यहाँ पर? इसको थोड़ा सा नीचे लाना था तो पूरा नीचे आ गया, ये है 12/3 होगा। और ये आना भी चाहिए सर, जब आ जाता तभी आप बोलते हैं कि आना भी चाहिए। बताइए सबसे अधिक मास कहाँ लाई करेगा, इस वाले पोर्शन में कि इस वाले पोर्शन में? इस वाले पोर्शन सबसे अधिक मास लाई करेगा, इस वाला सेंटर मास इधर ही तो शिफ्ट होगा। तो l/6 कभी नहीं आता। सर अब आंसर आ गया तब ऐसा बोल रहे हैं ना, नहीं सोचवाया जाता तो सोचा जा सकता था ये बात। l/6 तो कभी नहीं आता, l/2 से ज्यादा ही आता। बहुत कम क्वेश्चन करता है ना, अभी टाइम आधे घंटे का है। कहीं ना कहीं ये भी एक्सप्रेशन बड़ा फेमस है, ये या ये बहुत फेमस है। ये घर से कर लेंगे इसको होमवर्क। यस लोग, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं भाई, इस मतलब इसको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब लीनियर माइनस ऐसा देगा फिर बस सॉल्व कर लेंगे इससे रिलेटेड। आंसर नहीं पता गूगल से कैसे, तो मन से बना हुआ है ना, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। आप लोग पहले हाथ से लिख करके उसको तब गूगल करिएगा, लेकिन लिखना ऐसे है कि लगे कि टाइप किया हुआ है, वो भी कंफ्यूज हो जाए कि राइटिंग किसका है। तभी लेगा जब उसको ये लगेगा कि हाँ ये टाइप किया हुआ है। लेकिन गूगल करना नहीं चाहिए, खुद लड़ना चाहिए, एक टीचर से पूछ लेना चाहिए, या लास्ट में गूगल करना चाहिए। एकदम जब थक हार जाए, मरते मरते जब बचना हो तब गूगल करें। एक बार ट्राई किया नहीं आया, तुरंत गूगल, फिर दिमाग भी पूरा गूगल हो जाएगा। ये आदत कभी नहीं बनाना है। क्या हुआ? दोबारा बताना है क्या? बताना है दोबारा? अच्छा मच्छर काट रहा है।
हम बोल रहे हैं कि फैन जिस चला सकता है, ऐसा क्यों? ये नहीं बोलना कि डेंगू सर की वजह से हुआ है, वो मच्छर की वजह से हुआ है। इसमें करना क्या है बस में? क्या हुआ, डेंसिटी बदल करके अब इसके जगह ये दे दिया, तो सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर में थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर आएगा बस, बाकी तरीका से कुछ नहीं रहेगा। अब देखिए इसमें हाफ रिंग में हाफ रिंग का कितना आएगा, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, यहां पर भी जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर ना? अच्छा टाइम तो नहीं गवाएंगे, बस हिंट करेंगे, किसी को ट्राई करना होगा घर पे जाकर के ट्राई कर लेगा कि इसका आंसर कैसे आएगा। 2r/पाई यहां पर आएगा, 2r/पाई, क्लियर ना? आंख बंद करके याद तो करना ही करना है, भले ड्राइव होकर आ जाएगा, याद करना ही है। तो हाँ, यहां से एक पॉइंट सीखने लायक है, जो सीखना है उसको देख लेते हैं। जैसे एक्सिस हम कहां पर लें, क्या ये सही है या कहीं पर दूसरी जगह एक्सिस सही माना जाएगा? यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बॉडी के सिमेट्रिसिटी जिस लाइन के अबाउट हो, मतलब ऐसा लाइन बनाएं जिसके इस साइड वैसा ही बॉडी हो जैसा इस साइड हो, तो उसी लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास लाई करता है। ये पहला कॉन्सेप्ट, आगे यूज पड़ेगा इसका। जब हम लोग कई सारे अलग अलग बॉडी रख रख करके सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे कि एक्सिस कहां पर रखेंगे, एक्सिस ऐसे जगह बनाएंगे जिसके इस साइड और इस साइड बिल्कुल मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर आएगा। तो देखिए यहां पर लोग एक्स वाई एक्सिस इधर नहीं लेते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, इधर एक्स लेते हैं और इधर वाई लेते हैं। अच्छा, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई के। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक्स के अबाउट नहीं है क्या, है ना? हाँ स्वाभाविक सी बात है, इसकी इधर मास है, इधर तो है ही नहीं, कोई नहीं है, तो कहां से सिमेट्रिसिटी होगा नहीं। अच्छा इसके अबाउट होगा, जितना इधर मास जैसा वैसा इधर मास वैसा, इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर। तो एक कैलकुलेशन बच गया, किस कौन से कैलकुलेशन से, एक्सियम वाले से। अब इसमें हमको टाइम नहीं बर्बाद करना है, m2/x2 इस पर, क्योंकि ये पता चल गया कि जो भी कर लें आना जीरो ही है, y एक्स पर हो गया, तो इससे बच गया कैलकुलेशन से। लेकिन यहां पर y मानते अगर, तो हमें x में भी करना पड़ता और y में भी करना पड़ता, जो x वाला आता वो आता रेडियस के बराबर। एक्सियम r के बराबर कब आता, जब x एक्सिस और y एक्सिस यहां और यहां लेते ओरिजिन, ठीक है? ये ध्यान रखना है, इसको लिख भी लीजिए लिखना हो तो, कि क्या लिखेंगे, एक्सिस हमेशा इस तरीके से लेना है कि उसके अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल रहे, तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करेगा। एक्सिस इस तरीके से लेना है, एक्सिस इस तरीके से लेना है कि बॉडी का मास उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहे, बॉडी का मास उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहे। बॉडी का मास उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल रहे, तब सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करेगा, तब
सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करेगा। एक बात और अगर कोई अगर दो एक्सिस के बॉडी जो है सिमेट्रिकल मिला तो वो दोनों एक्सिस जहां कट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास होगा। पहले लिखिए, हम इसका एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अच्छा ये लिख लिए क्या? इसको लिख लिए हाफ रिंग को बहुत बढ़िया किए हैं। लिखिए पॉइंट और कि अगर दो एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल मिल गया, अगर दो एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिकल मिल गया तो दोनों एक्सिस जहां पर कट करेंगे वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। तो दोनों एक्सिस जहां पर कट करेंगे वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। इसका सबसे अच्छा वाला एग्जांपल है सर्किल, रिंग, फुल रिंग। फुल रिंग को मतलब रिंग ही बोल देंगे, अलग बात है वो। ये रिंग है। अब कोई दो ऐसा एक्सिस लीजिए जिसके अबाउट ये बॉडी सिमेट्रिकल हो। एक ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल, जैसा इधर मास वैसा इधर मास, और एक ऐसे देखिए जैसा इधर मास वैसा इधर मास, यहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, स्क्वायर प्लेट। इसमें मास जो है वो किसमें फैला हुआ है? एरिया में। हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है। हम जो है यहाँ पर कोई दो एक्सिस लेते हैं। अच्छा इसके बोर्ड सिमेट्रिकल है क्या? गते 10 सिमेट्रिकल है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भाई, ये अच्छा लिखे नहीं थे ना, ये स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, उस एक्सिस पर दोनों तरफ मास सेम मिलेगा। नहीं समझ आ रहा है तो और इसको बिगाड़ कर बनाइए ऐसे। बताइए, जैसा इधर का मास है क्या वैसा इधर का मास नहीं है? ये यस सही है ना? गलत। सिमेट्रिसिटी मतलब क्या होता है? सिमेट्रिसिटी मतलब कि देखिए ऐसे ऐसे ये है ना, तो अगर इधर से ऐसे उठ करके ऐसे जा रहा है, इधर से भी ऐसे उठ कर इधर जाए। सिमेट्रिसिटी मतलब ये नहीं होता है कि इधर से ऐसे उठ के जा रहा है फिर ये इधर से उठ के ऐसे जाए, ये सिमेट्रिसिटी नहीं होता है। मतलब उस एक्सिस और बिल्कुल सिमेट्रिकल जाना चाहिए, बिल्कुल सिमेट्रिकल। क्लियर ना? तब वो सिमेट्रिकल रहेगा। याद रखिएगा। लेकिन डायगोनल नहीं, डायगोनल बोले तो किसी दो एक्सिस से अगर सिमेट्रिकल मिल गया तो दोनों एक्सिस जहां पे कट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये इसी के अबाउट नहीं है, कोई बात नहीं, हम डायगोनल के अबाउट ले लेते हैं। ये यहाँ पे कट सेंटर कट लो, ये बना देना है ऐसे भी स्क्वायर ही है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का भी सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होगा। ये है इसका ये डायगोनल यहाँ पर होगा। नोट कर लीजिए, इस टाइप का कहीं भी मिलेगा हम बता सकते हैं इसी तरह। पर इसको कर ये आसान है थोड़ा। ये सर्किल बना ही है, इसको स्फीयर मान सकते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, सब कुछ माना जा सकता है, सबके लिए वैलिड।
इसका सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ होगा? ऐसा दो एक्सिस मानिए जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल दिखे, वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ये हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा, यही सेंटर ऑफ मास होगा, यही सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। देखिए अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ने के कुछ फायदे, बहुत सारे फायदे हैं वैसे कैलकुलेशन वाइज भी, कोई बताए नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखवा करके आज के लेक्चर में सिर्फ ये बताए हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका कई जगह बड़े बड़े एक्सप्रेशन को और बड़े बड़े जो है कैलकुलेशन को वो जो है शॉर्टकट में आंसर लाने वाला है। क्लियर ना? तो इसका हिंट कर दें कि कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नहीं करेंगे, याद कर रहे हैं, भले डायरेक्शन पता हो चाहे ना पता हो, याद करना ही करना है। देखिए जैसे इसका जो है आप इधर एक डीएल लेंथ का एक पॉइंट कट करिए जिसका मास कितना होगा डीएम। क्लियर ना? हमें ये पता है कि इसका जो x वाला पार्ट आएगा, मतलब इस डीएम मास का अब दो कोऑर्डिनेट होगा ना, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यहीं पर ओरिजिन है 0,0, ये आएगा y कोऑर्डिनेट और ये आएगा x कोऑर्डिनेट। लेकिन हम पहले से ही सिमेट्रिसिटी से पता कर चुके हैं कि इधर वाला जो कंपोनेंट इसका आएगा उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही आना है। कौन से वाले पोर्शन का? x वाले पोर्शन का। तो हमको इससे मतलब नहीं है। अब बचा y, तो y पर जो है अब लिखेंगे dm इंटू y डिवाइडेड बाई टोटल मास। अच्छा, मास से इंडिपेंडेंट रिजल्ट दिख रहा है, ये वो बात अलग है। हम मान लेते हैं कि उसका जो है मास m, बाद में कट जाएगा। जैसे रॉड में माने थे ना m, बाद में ऊपर नीचे कट गया था, वैसे रिंग में भी कट जाएगा। अच्छा, लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इसका टोटल लेंथ आ जाएगा हाफ सर्किल का पाई आर। तो यहां पर अगर लीनियर मास डेंसिटी मिल गया तो डीएम कितना होगा? डीएम लीनियर मास डेंसिटी इनटू छोटा सा लेंथ जिसमें डीएम निकालना है। छोटा सा लेंथ क्या है वो? डीएल। लेमडा इंटू डीएल इज इक्वल टू क्या होगा? रेडियस आर है और ये जो है एंगल कितना हो जाएगा? डी थीटा। अच्छा, ये एंगल यहां से थीटा ले लेंगे। क्लियर ना? तो थीटा पर डी थीटा एंगल कट किए हैं, तो यहां जाएगा आर थीटा। ये जो भी कर रहे हैं टाइम पास है, कंपटीशन की वजह से जो भी कर रहे हैं टाइम पास है, कंपटीशन के हिसाब से। कोई, क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं पड़ेगा, आगे याद करना ही करना है। तो लेमडा आर डी थीटा। अब ये क्या होगा? लेमडा क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे दिया है भाई यहाँ पर एम बाई पाई आर, आर डी थीटा, आर से आर कैंसिल, एम बाई पाई और डी थीटा। ये आ गया क्या? डीएम। डीएम पे यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, बोलेंगे डीएम पे यहाँ रख दिया एम बाई पाई डी थीटा वाई बाई एम कैंसिल। ये कांस्टेंट है तो कैंसिल कर सकते हैं ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है तो एम से कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू जो है, ये y का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? एक थीटा वेरिएबल भाई, थीटा ये वैरी कर रहा है। ये थीटा 0 से लेकर के कहां तक वैरी करेगा? अरे मास कहां से कहां तक है? मास यहां से लेते हुए यहां तक है।
मतलब थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। इसका मतलब ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो एक को हटाना है, या तो y को हटाना है या तो d थीटा को थीटा हटाना है। यहाँ किसको हटाना आसान है, देखिए ये r अगर दिया हुआ है तो r का एक कंपोनेंट इधर आएगा r cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा r sin थीटा। देखिए यहां से थीटा का टर्म आ गया, तो देखिए r sin थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन कुछ बच रहा है क्या, पाई, कहां से कहां तक। वैसे बाहर तो हम लोग पाई में ही रखते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आना तो थीटा साइन के अंदर ही आना है, कॉस के अंदर। r बाई पाई, साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, माइनस में 0 से पाई माइनस, रखिए कॉस पाई माइनस कॉस 0। ये क्या, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2r बाई पाई, ये -2 तो -2 माइनस प्लस प्लस 2r बाई पाई, वही जो याद कर रहा था मैं। इसलिए भले हम लोग ये याद, भले ये जो है हम डेरिवेशन किए हैं, लेकिन सिर्फ टाइम पास था, रटना उसी को है, So direct answer को रटना ही रटना है, फिक्स है वो। अच्छा सर, मतलब कोई ऐसा घुमा के क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रोसेस मारते दम तक नहीं आएगा भाई, कब आ सकता है, जब एडवांस की तैयारी करते हैं, मेंस में भी नहीं आएगा, मेंस तक के एग्जाम में नहीं आएगा, जो थोड़ा टफ माना जाता है नीट से, थोड़ा ज्यादा नहीं। अगर वो 100% मेंस है तो नीट 80% पर है, क्लियर ना, और उससे कई गुना ज्यादा है एडवांस की तो लिमिट ही नहीं है, वो पता नहीं क्या पूछ देगा, हर जगह बदल सकता है, वो तो इलेक्ट्रॉन को मास बदल देता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के, उसका मास बदल देगा। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है, वो पता नहीं कहां, जहां से शुरू होता है ओरिजिन हर फार्मूले का, वो हमेशा वहीं अटैक करता है। जैसे v बराबर u प्लस टी तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, कभी नहीं पूछेगा। जहां वेरिएबल होगा, जहां से ये उठ के आया है फार्मूला, ये फार्मूला इंटीग्रेशन से उठ के आया है ना, v बराबर u प्लस टी, यहां तो याद होगा, तो हमेशा जहां से उठ के आता है वहीं से एडवांस पूछता है। मेंस और नीट कहां से पूछता है, उठ के डेरिवेशन होकर के जो बेचारे का अच्छा सा फार्मूला आता है उस पे घुमाता फिराता है, क्लियर ना, ये उसमें इसको लिखिए, ऐसे जितने भी हैं वो हम लिखवा देते हैं, जो जो हम लोग के सिलेबस में है, जो आ सकता है एनसीईआरटी में है, इसको नोट करना है कि क्या करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं काम आने, डॉक्टर बन जाएंगे तब भी नहीं काम आएगा, पेशेंट को देखेंगे तब भी नहीं काम आने वाला। सर इसको रिकॉर्ड पे रखते हैं, अब बहुत मन किया तो ये अपलोड कर देंगे, देख लेंगे अपना, तो यूज कहीं नहीं पड़ने वाला। अरे सर भाई को नोट कर लीजिए, क्या है नोट कर लीजिए, टाइम पास देखिए किसका याद करना बता दे रहे हैं हम, एक एक करके लिखवा दे रहे हैं। देखिए इसमें अगर ये हाफ रिंग न दे करके इधर 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 सुनिए, इधर अगर ये कोई आर्क में दे दिया और ये एंगल थीटा आ गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बोलेंगे ये जो लाइन सिमेट्रिकल आएगा, जिसके बहुत इधर इधर सिमेट्रिकल है, इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इसके सेंटर से मान लेते हैं वो r डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, तो r जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर से बोलना है, सेंटर से कितना होगा, कैसे याद करेंगे बताइए, r ठीक है साइन थीटा बाई 2
डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 कैंसिल। एक बार सेटिस्फाई कराइए इसको कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, तभी तो सही माना जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा ना। अब यार राशि तो है, गड़बड़ा जाएगा तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। जल्दी बताइए, ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ रिंग बन जाएगा तो ये हाफ रिंग बनेगा तो देखिए हाफ रिंग के लिए थीटा इक्वल टू पाई आर साइन पाई बाई 2 साइन 91 2 ऊपर 2r बाई पाई। मैच कर रहा है क्या? तो अब लग रहा है कि लिखना चाहिए इसको, ये सबके लिए आ जाएगा फॉर्मूला वाले। 2 हो गया। तीसरा हाफ डिस्क, इसको याद करने का बहुत सा ट्रिक भी लिखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि उसका बहुत वो ट्रिक ही बहुत कठिन बन जाता है वैसे, लेकिन है तो एक बार याद कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। ये हो जाएगा, ये हाफ डिस्क है, हाफ प्लेट में पूरा मास फैला हुआ है, इसका आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, मतलब 1 2 3 4, यहाँ से ये r बाई पाई। दोबारा बता रहे हैं, देखिए दोबारा बता रहे हैं इसमें, मतलब यहाँ से ये 1 कुछ नहीं है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। ये आएगा डिवाइडेड, ये डिवाइड, तो ये हो गया डिस्क का, इसका जिसका लिखने जा रहे हैं, और ये हो गया रिंग का, ये आएगा 2r बाई पाई 4r बाई 3 पाई। इसका आएगा, वो घटिया ट्रिक था ना, क्या किया जाए, हम तो ऐसे याद किया रहते कि भूलता नहीं। 4r 1 2 3 4 4r बाई 3 पाई, एक नंबर दोनों में बढ़ जा रहा है, क्लियर ना। चौथा अभी टाइम आप लोग का आने वाला है, अभी जब लीक निकालेंगे तब। हाफ क्या है, हाँ बताइए। हाफ डिस्क और हाफ रिंग कैसे दोनों होता है? अच्छा ऐसा भी है क्या? रिंग देखे हैं, रिंग ऐसे होता है ना, उसको आधा कट कर देंगे तो रिंग ऐसा हो गया। डिस्क वो डिस्क होता है, पहले उस CD DVR डिस्क आता था ना, वो डिस्क है, उसको बीच में तोड़ दिया तो हाफ डिस्क हो गया। CDR डिस्क देखे हैं ना? नहीं देखे? आप कृष्ण जी का चक्र देखे हैं? उसी का हाफ, इसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। ये क्या है? हॉलो मतलब खाली, और एक आएगा सॉलिड हेमिस्फेयर, मतलब ये भरा रहेगा, ये भरा रहेगा। जब खाली रहेगा तो r/2, अब भरा रहेगा तो 3r/8। कोई मतलब नहीं ट्रिक का, कहीं बनता दिख नहीं रहा है जो ट्रिक। r/2 3r/8,
वाला स्क्वायर में नीचे से कुछ नहीं है वाला ना खाली प्लास्टिक गेंद देखे हैं Yes, ना, sir. उसको बीच में से कट करिए। क्लियर? एक जो भी हो रहा है वर्ल्ड कप, उसमें जो गेंद यूज करते हैं ना वो पूरा सॉलिड रहता है, Yes. उसको बीच में से कट करिए। एक प्लास्टिक का वर्ल्ड कप उसमें प्लास्टिक गेंद से नहीं खेलते भाई वर्ल्ड कप में। वो पूरा भरा रहता है। तो अगर खाली रहेगा तो r/2 आता है, मतलब आधे पर आता है। अब भरा रहेगा, अच्छा ये जब खाली रहता है तो आधे पर आता है, तो अगर भर जाएगा तो थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए, थोड़ा सोच के बताइए। जैसे अगर ये खाली जो भर जाएगा तो क्या वो नीचे आ जाना सेंटर ऑफ मास या ऊपर जाना चाहिए? लगाइए दिमाग। भर जाएगा तो वो नीचे आ जाना चाहिए ऊपर जाना चाहिए सेंटर ऑफ मास को बढ़ जाएगा। ना, कैसे? दिमाग लगाइए। यदि अगर देखिए ऐसे ये पूरा भरा हुआ है तो इसके बीच में से कट करिए तो ये मास ज्यादा ना होगा, इधर मास कम होगा ना भाई। ये मास कम, ये मास ज्यादा, इधर मास ज्यादा उधर शिफ्ट कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब चेक करिए कि सेंटर ये ज्यादा ही कम है, इससे ये गड़बड़ा जाएगा। चेक करिए, देखिए ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये कम आना चाहिए, ये कम आना चाहिए, है ना? जो आइसक्रीम खाते हैं कौन, अगर वो खाली है तो बेस वाले से h/3, बेस वाले से किसका? आइसक्रीम का। ये 6 है, 6 क्या है? बिना आइसक्रीम का, मतलब हॉलो कोन। और 7वां है सॉलिड कोन। इसमें कोन आइसक्रीम भरा हुआ है, तो ये आएगा h/3 और ये आता है h/4। बताइए जब ये भर जाएगा तो मास इधर ज्यादा, तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा सेंटर ऑफ मास। देखिए h/4 कम आएगा, h/3 ज्यादा है, h/4 कम है। यही याद करना है। इतना लिखने में क्या ज्यादा टाइम है? नहीं ज्यादा टाइम, बस यही है, यही है। कौन क्या हो गया? अच्छा सिलेंडर क्या होगा? सिलेंडर ये आठवां है सिलेंडर। बोलेंगे सर सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 एक्सिस पर कट जाएगा। देखिए सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है, इससे सिमेट्रिकल है तो सेंटर ऑफ मास ही होगा। ठीक है? एक बार एग्जाम में पूछा था इसको लेकर के, बोला था कि इसका हाइट, इधर देखना, इधर इसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसके वर्टेक्स से सेंटर ऑफ मास कितना होगा? उसमें ऑप्शन क्या दिया था? 10/3 पहले ऑप्शन में था ये। जो बच्चा रट कर गया था, आंख बंद करके रट कर गया था, एग्जाम में यहां से पूछा था सेंटर ऑफ मास, तो इतना तो उसका हक तो बनता ही है ना कि थोड़ा घुमा कर आके पूछ दे। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना? वो वर्टेक्स से पूछा था तो घटाना था 10 - 10/3। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट काम पर इसी का कॉम्बिनेशन बना कर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। टाइम हो गया क्या? बताना चाहिए आप लोगों को ना।